हाथरस के रतिबानपुर में सत्संग में मची भगदड़, 116 से ज्यादा मौतों की पुष्टि, बड़ी संख्या में घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। हाथरस हादसे के शिकार लोगों में महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा, आसपास के जिलों में भेजे गए घायल लोग, एटा एम्स घायलों से पटा। हाथरस हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित की, दोषियों पर एफआईआर के आदेश दिए, हादसा या साजिश के एंगल से होगी जांच। हाथरस हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक, संसद में बोले पीएम मोदी पीड़ितों को मिलेगी हर संभव मदद, घटना पर सरकार की नजर। हाथरस हादसे पर यूपी में सियासत तेज, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने हादसे पर उठाए सवाल, कानून व्यवस्था पर सीएम और पीएम को घेरा। और पेपर लीक मामले में सदन में अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, महंगाई से लेकर नौकरी के मुद्दे में सरकार को घेरा, कहा हारी हुई सरकार विराजमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हाथरस हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ा है। आपको बता दें, हाथरस में अब तक 116 मौत की पुष्टि हुई है। आईजी सलभ माथुर ने 116 मौतों की पुष्टि की है। मरने वालों का अभी बढ़ सकता है आंकड़ा। तो हाथरस सत्संग में भगदड़ के बाद जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, आईजी सलभ माथुर ने 116 मौतों की पुष्टि की है। घायलों की संख्या आपको बता दें सैकड़ों में है। और अगर मरने वालों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे इसमें शामिल है, वहीं घायलों में भी सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे ही हैं। तो बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा घायल अवस्था में भी हैं और मृतकों की जो संख्या है उसमें भी उनका आंकड़ा सबसे ज्यादा है। अभी तक हमारे पास 116 की पुष्टि हुई है। हाथरस में है और कुछ घायल भी हैं जिनका इलाज चल रहा है। पोस्टमार्टम के लिए अलग अलग जगह पर डेड बॉडीज भेजी गई हैं और प्रयास यही है कि जो घायल हैं उनका अच्छे से अच्छा जल्दी से जल्दी इलाज कराया जाए। इसमें कोई एफआईआर भी दर्ज हुई है? एफआईआर दर्ज हो रही है। एफआईआर दर्ज हो रही है। जो भी धाराएं होंगी उसके अंदर आपको एफआईआर की कॉपी भी आपको उपलब्ध करा दी। जो आयोजक हैं सर, क्या उनके नाम उसमें शामिल किए गए हैं? बिल्कुल। जा रहे हैं उनके खिलाफ जो आयोजक हैं जिन्होंने परमिशन लिए उनके विरुद्ध एफआईआर होगी। इन द सेंस कि जितने की परमिशन मांगी उससे ज़्यादा लोग आए हैं, ऐसी प्रथम दृष्टया चीज़ें निकल के आई हैं। और क्योंकि ये जांच का विषय है, इसमें एक हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। वो जैसे जांच में और चीज़ें आएंगी आपको अपडेट किया। थैंक यू। तो आईजी सलभ माथुर और यहाँ के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे प्रशासन कार्रवाई करेगा। सर अभी कोई एफआईआर दर्ज की गई है? सर अभी कोई एफआईआर दर्ज की गई है? कैजुअल्टी कितनी है टोटल? आपको मुख्य सचिव महोदय ने बता दिया सर, ये संख्या कोई हमारे उसके अलग नहीं है। उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की सर कोई एफआईआर लॉन्च की गई है अभी तक? करने के बाद उनके परिजनों को ले लेंगे, उनके घर तक ऑफिशियली कितनी। और अभी जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। उसमें 7 बच्चे हैं और अभी एक पुरुष की बात है, बाकी 6 महिलाएं हैं। और इसमें जिन लोगों का शिनाख्त हो पाया है वो लगभग 72 लोग। मिसिंग कितने हैं सर? तो नहीं, मिसिंग कोई नहीं है। अच्छा। किसी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी? अलावा अभी बता रहा हूँ, वो उनकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है। उनके फोटोग्राफ वगैरह लिए गए और फिर उसको अलग मैकेनिज्म से उनके परिजनों को लोकेट करने की कोशिश। सर खलनायक कौन है सर? किसकी भूमिका सामने आ रही है? इसमें कितने लोगों की इकट्ठा होने की कोशिश? शासन की ओर से जो इसमें किया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत तत्परता के साथ उनके इलाज आदि कैमरा बिल्कुल मुंह पर रख दिया है और उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। जो मृतक हैं पुलिस के साथ वो वहाँ तक पहुंचाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसमें 2 लाख मृतकों के लिए और 50,000 घायलों के लिए देने की बात कही है और इतनी ही धनराशि केंद्र सरकार की ओर से भी उन परिवारों को दी जाएगी। अभी तक की जांच में जिम्मेदार कौन है सर? जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल। मुख्यमंत्री जी ने एडीजी और कमिश्नर इन 2 लोगों को बताया है कि 24 घंटे के अंदर अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट दें
अभी जो स्थिति हम लोगों के सामने आई है उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए और उसमें लगभग 80,000 के आसपास भीड़ की उन्होंने उम्मीद बताई थी, लेकिन जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की थी, अप्रॉक्सीमेट 80,000 ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर खुले या वहाँ से मिट्टी के बाद उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। हम लोग अभी वहीं पे डीजी साहब के साथ साइड पे जा रहे हैं, वो देखते हैं कि वाकई क्या हुआ है, लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी जो लोग इसमें दोषी हैं और इसके साथ ही इसकी व्यवस्था भी की जाएगी कि इस तरह की घटना की कभी पुनरावृत्ति नहीं। सर क्या आयोजक संपर्क में है इस वक्त? सर क्या क्या उनके ऊपर भी FIR होगी, कार्रवाई होगी? इतनी बड़ी घटना है तो बहुत सख्त FIR होगी और बहुत सख्त कार्रवाई। जिम्मेदारी सर अभी तक सर इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे हो रखे हैं जहाँ पे इन्होंने प्रशासन की बातें नहीं मानी थी और कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा तो कैसे इजाजत दे दी? इजाजत कैसे? तो आईजी डीजीपी और मुख्य सचिव को आपने सुना उस घटना के बारे में उन्होंने डिटेल से जानकारी दी। अब बात करते हैं अगली खबर की। हाथरस हादसे को लेकर यूपी से लेकर दिल्ली तक हलचल अब तेज हो गई है। पीएम मोदी से लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। क्या कुछ कहना है नेताओं का, आपको सुनाते हैं। उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। हाथरस में बड़ी ट्रेजेडी हुई है। मैं सबको कंडोलेंसेस देता हूं और बहुत दुख का समय है। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूं। हम लोग सदन में थे उस समय जानकारी मिली कि इस तरह का हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। लेकिन कैसे हो जाती है, बार-बार ऐसी घटना होती है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहां सरकार जिम्मेदार है। हाथरस में सत्संग के बाद मची भगदड़ मामले में 116 से अधिक मौतों और सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर के बीच अब आरोपों का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि इस घटना की जिम्मेदार भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार को अपने प्रदेश के निवासियों की जान और उनकी सुरक्षा को लेकर कोई रुचि नहीं है। आखिर इतनी बड़ी भीड़ एक सत्संग सामाजिक कार्यक्रम में इकट्ठा कैसे हुई? सरकार का खुफिया तंत्र कहां सो रहा था? बड़ी भीड़ का अंदेशे की सूचना के बावजूद क्यों नहीं इसकी तैयारी हुई? इस घटना की जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। प्रशासन की घोर लापरवाही है जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई और सैकड़ों लोगों की जान गई। आखिर 20,000 से ज्यादा वहां पर भीड़ थी तो क्यों कोई ऐसे इंतजाम नहीं किए गए? जो सरकार की एजेंसियां थीं उनके पास क्या इनपुट थे? एलाइव एजेंसियों के पास कोई इंफॉर्मेशन क्यों नहीं पहुंचाई गई? ये दर्शाता है कि सरकार अपने प्रदेश के निवासियों को लेकर बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती है, ना रखना चाहती है
जिसकी वजह से आज सैकड़ों परिवार उजड़ गए। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिनकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। अगर कुछ इंतजाम रखे जाते, ये तो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, एक धार्मिक कार्यक्रम था, सामाजिक कार्यक्रम था। आखिर सरकार ने इस पर इतना लचीला रवैया क्यों दिखाया? इस पे तत्परता क्यों नहीं दिखाई गई? प्रशासन क्यों सो रहा था? सरकार क्यों सो रही थी? इन सब के जवाब भारतीय जनता पार्टी सरकार को देना पड़ेगा। और अब बात करते हैं योगी की सौगात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। लोक भवन में सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू हुई और बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक विकास, कृषि, ग्रामीण विकास, नगर विकास जैसे कई विभागों के प्रस्ताव कैबिनेट में रखे गए, जिन्हें कैबिनेट से मंजूरी भी दी गई। साथ ही सीएम योगी ने यूपी के किसानों को भी बड़ी सौगात दी है। उत्तर प्रदेश योगी सरकार प्रदेश में सतत विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ आम जनता के हित के लिए भी अपने प्रयासों को धरातल पर उतार रही है। योगी सरकार ने अपनी नीतियों से यूपी में निवेश के माहौल के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की परिपाटी को बढ़ाते हुए सजग फैसले ले रही है, जिसकी वानगी मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में 12 में से 11 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। आज की बैठक में कृषि विभाग द्वारा लाए गए उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 पर मुहर लगी। साथ ही किसानों के लिए डिजिटल रजिस्ट्री कार्यक्रम की शुरुआत और कृषि विकास दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा। इसके साथ ही माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव भी पास हुआ। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु 2200 शिक्षकों को 25,000 और 30,000 मानदेय पर पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी गई। 70% बकरी, 4.41% सूकर पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश देश में 362 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन के साथ प्रथम नंबर पर उत्तर प्रदेश है। संप्रति प्रदेश उत्पादकता एवं प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में राष्ट्रीय स्तर से अभी कम है। प्रदेश में उत्पादकता में कमी के कई कारण हैं, जैसे कम उत्पादकता के अवैध गौवंश का बहुतायत में होना, पशुपालकों में जागरूकता की कमी, कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन का कम होना, पशुधन के क्षेत्र में सुलभ ऋण की उपलब्धता में कमी आदि। चारे एवं उन्नत पोषण की कमी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। प्रदेश में कुल पशुधन की आवश्यकता के अनुरूप चारे की 44.15% तथा सूखे चारे की 21.11% कमी है। वर्तमान में प्रदेश की कृषि कृषि क्षेत्रफल के 4.62% यानी 7.61 लाख हेक्टेयर भूमि पर चारा उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्न उत्पादन एवं चारा उत्पादन में प्रतिस्पर्धा के कारण चारा आच्छादन क्षेत्रफल में निरंतर कमी आ रही है। वर्ष 2009-10 में जहां 8.48 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि चारे से आच्छादित थी, 2009-10 में 2014-15 में घटकर 7.67 लाख हेक्टेयर भूमि पर चारा उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान देश के अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, पंजाब एवं उत्तराखंड में कुल कृषि क्षेत्रफल में हरे चारे का आच्छादन क्रमशः 17.72%, 10.67% एवं 4.15% है, जबकि उत्तर प्रदेश में कुल कृषि कृत क्षेत्रफल में हरे चारे का आच्छादन 4.62% ही है। इसलिए चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हम चारा नीति लाए हैं। इससे
प्रदेश में चारा उत्पादन में वृद्धि करना, प्रदेश में वर्ष पर्यंत गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना, पशुओं की उत्पादकता बढ़ाकर कृषकों की आय में वृद्धि करना, प्रदेश में चारा के क्षेत्र में उद्यमता एवं क्षमता विकास करना, प्रदर्शन प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से चारा फसलों के विकास एवं प्रसार में वृद्धि करना, चारे को संरक्षित कर आपदा की स्थिति में उपयोग लाने में साइलेज के रूप में भी तैयार करने के कृषक को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसमें संतुलित चारा हम पशुओं को उपलब्ध करा सकें। साथ ही इसमें जो चारा बोने के लिए जो जमीनें हैं उसमें उपलब्धता बढ़ाए जाने के लिए परंपरागत भूमि जैसे बंजर, परकी, चरागाह, वन इत्यादि की भूमियों में चारा बुवाकर चारा नीति के माध्यम से संतुलित चारा हम पशुपालकों को उपलब्ध कराएंगे। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसे हम लाएंगे। कृषि विभाग यूपी एग्रीटेक नीति 2024 पर लगी मोहर। किसानों के लिए डिजिटल रजिस्ट्री कार्यक्रम की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में कृषि विकास दोगुना करने का लक्ष्य। पशुधन, कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी। पशुधन विभाग के उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024 को मंजूरी। पशुओं के लिए संतुलित आहार को बढ़ावा देने का लक्ष्य। पंजीकृत करने वाले कृषकों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य। गायों की वृद्धि के लिए आहार नीति को मिली है मंजूरी। वेतन समिति की संस्तुतियों को मंजूरी मिली। 656 सिक्योरिटी गार्ड्स, 2130 अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि को मंजूरी। सिक्योरिटी गार्ड्स के प्रोत्साहन भत्ते में वृद्धि को मंजूरी। माध्यमिक शिक्षा विभाग में भर्ती को लेकर मिली मंजूरी। विद्यालयों के शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती को मंजूरी। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद के द्वारा एक प्रस्ताव और अनुमोदित किया गया है जो अशासकीय सहायता प्राप्त हमारे विद्यालय जी बता दो दिया 656 बता दिया मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी के वहां किसको है जो एडिशनल जो है 2,33,70,000 और 5,14,14,000 ये कुल मिलाकर 7,48,00,000 रुपए है जो सिक्योरिटी गार्ड्स का है। और इसके अतिरिक्त जो टीचर्स का मानदेय में वृद्धि हुई है उसमें 11,41,00,000 रुपए। जो सुरक्षा गार्ड हैं उनको और ये जो श्री राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं सिक्योरिटी में, उनको पहले जो ये भत्ता मिलता था प्रोत्साहन भत्ता कहा जाता है। प्रोत्साहन भत्ता पहले अभी तक जो इनको मिल रहा था वो 12,500 है। ये होता है मतलब मूल वेतन का 50% अधिकतम होता है, तो वो 12,500 था जो अब 22,000 की लिमिट हो गई है। तो या तो मूल वेतन का 50% होगा या अधिकतम 22,000 होगा। ये प्रोत्साहन भत्ता हुआ। जो माननीय मंत्री जी जो दूसरी बात कर रहे थे तो वो है व्यावसायिक शिक्षक हैं जो माध्यमिक विद्यालयों में है या जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आते हैं अलग से क्लास लेने के लिए, उनको जो अभी इंटर में पढ़ा रहे थे उनको 15,000 का था। तो उनको अभी जो प्रति व्याख्यान जो है इंटरमीडिएट पे 500 दे रहे थे हम लोग,
उसको 750 कर रहे हैं और न्यूनतम जो पहले 15,000 था वो अब 20,000 हो रहा है। जो हाई स्कूल पे था प्रति व्याख्यान 400 था उसको 500 पे ले जा रहे हैं और जो मासिक है वो पहले 12,000 था उसको 15,000 पे ले जा रहे हैं। योगी कैबिनेट की बैठक में पर्यटन, स्वास्थ्य, इंडस्ट्री, सिंचाई, PWD समेत कई विभागों के प्रस्ताव रखे गए थे जिसे मंजूरी मिली है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब बात करते हैं अगली खबर की। चंद्रा क्रिकेट एकेडमी आयोजित चंद्रा प्रीमियर लीग CPL 2.0 के अंडर 19 ट्रायल से सिलेक्ट हुए 120 खिलाड़ियों में से ऑक्शन हुआ है। पॉइंट्स टेबल पर हुए ऑक्शन की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा पॉइंट्स सलमान खुर्शीद को 95,000 मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर 90,000 पॉइंट बोली हर्ष के लिए लगी है। स्पार्क लखनऊ ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर सलमान खुर्शीद को अपने टीम में शामिल किया है। इस ऑक्शन में कुल 8 टीम के फ्रेंचाइजीज ने हिस्सा लिया। CM गोरखपुर, BPMG, अयोध्या चंद्रा वॉरियर्स, कानपुर, लखनऊ स्पार्क, साई शिव काशी, धनेश्वरी देवरिया, JMD नोएडा, के न्यूज मेरठ। 4 घंटे चले ऑक्शन के बाद सभी फ्रेंचाइजी ने अपने 15 प्लेयर्स के स्क्वाड वाली टीम बनाई। CPL 2.0 अंडर 19 के इस प्रतियोगिता में सभी टीमों को 3-3 मैच खेलना है। ये टूर्नामेंट लीग के हिसाब से होना है। इस ऑक्शन की प्रक्रिया में सभी सिलेक्ट मोइन सिद्दीकी, अविरल रावत, आशीष मल्होत्रा व सारे टीम के मालिक सुमंत तिवारी, मेघराजन, वाजपेयी, हनुमंत राय द्विवेदी, उज्जवल सोनी भी मौजूद रहे। ये जानकारी CPL कमिश्नर नीरज वर्मा ने दी। बात करेंगे अगली खबर की, जहां बाढ़ नियंत्रण को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लेने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे। उन्होंने विकासखंड सूरतगंज के ग्राम कसौरा के संवेदनशील तटबंध का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद उन्होंने लोधेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। जो देखिए पूरा बाराबंकी जो पिछली बार थोड़ा डेंजरस स्थिति था और इस बार में आया था कि वो पिछली बार जो क्या तैयारी है इस बार पिछले बार में किसानों का किसी प्रकार की जनहानि या धनहानि नहीं हुआ था। इस बार भी पूरी तैयारी है और वो कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इस बार भी लगभग राज्य के अंदर लगभग 238 परियोजना चल रही हैं जिसमें 100% हमारी 250 परियोजना पूरी हो चुकी है। शेष 80% है और शेष भी बाकी एक 10-5 है जो खतरे के ऊपर हमारी परियोजना हो गई है। किसानों को किसी प्रकार का जनहानि या धन हानि किसी प्रकार का नहीं होगा। अब रुक रही अगली खबर का। हिंदुओं को हिंसक कहने वाले बयान को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ। राहुल गांधी के बयान के खिलाफ कानपुर में भी भाजपाइयों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपा युवा मोर्चा ने पुतला फूंकने के साथ ही जमकर नारेबाजी की। बरा बाईपास पर प्रदर्शन करने के साथ ही भाजपाइयों ने राहुल गांधी ने देश के हिंदुओं से माफी मांगने की उन्होंने नारेबाजी करते हुए मांग की। लोकसभा सदन में राहुल गांधी जी के द्वारा कहा गया है कि हिंदू हमेशा हिंसावादी होता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फिरोज गांधी का पोता हम हिंदुओं को अपना ज्ञान मत दे, क्योंकि जो हिंदू हमेशा भारत देश के लिए निशावर करने वाला हमारा हिंदू साथी जो हमेशा देश के लिए रहा है, और ये कांग्रेस जिसने राम मंदिर के टाइम भी विरोध किया था, ये हमेशा से हिंदू विरोधी रही है। हम लोग कहना चाहते हैं नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, गर्व से कहो हम हिंदूवादी हैं। अब बात अगली खबर की। राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए बयान ने देश भर में जहां बवाल मचा रखा है, वहीं आगरा में हिंदू
वादी संगठनों ने आक्रोश जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही राहुल गांधी का पुतला भी फूंका। हिंदू संगठनों ने राहुल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उनसे हिंदुओं से माफी मांगने की बात कही। अगली खबर आगरा से है, जहां संसद के विशेष सत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए बयान पर अब बवाल मचा हुआ है। भाजपा नेता गोविंद चाहर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सेवला ग्वालियर रोड पर विरोध प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी का पुतला फूंका। इस दौरान भाजपा नेता गोविंद चाहर ने कहा कि संसद में राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक और नफरत फैलाने वाला बोला है, जिससे हिंदुओं का अपमान हुआ है। हिंदुओं के खिलाफ अमर्यादित भाषा का हम लोग विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरह संसद में हिंदुओं का अपमान किया है, वो उसी तरह हिंदुओं से माफी भी मांगे। गांधी कल बार मुद्दों हिंदुओं के लिए उन्होंने मुद्दा उठाया और हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं। वो कभी हिंदुओं को आतंकवादी बता रहे हैं। वो किस मानसिकता के हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या वो अपना धर्म बताएं, किस धर्म की पैदाइश है वो? इस तरह से हिंदुओं का अपमान संसद के अंदर करेंगे, लोकतंत्र का सबसे उच्च सदन उसके अंदर करेंगे, हिंदुस्तान के अंदर इस तरह करेंगे, हम लोग बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे। हम जय जय पुतला जलाएंगे और उनको हम कभी भी इस तरीके से विरोध करेंगे। वो हिंदू धर्म के खिलाफ चलेंगे, उनको आगरा के अंदर हम कभी नहीं घुसने देंगे, उनको हर बार विरोध करेंगे। और हम मांग करते हैं, आज अपनी मांग करते हैं कि वो हिंदू धर्म से हिंदुत्व के हमने हमारे जो लोग हैं जिनके खिलाफ उन्होंने गलत बोला है, उनसे माफी मांगे वो और कहें कि मुझसे मैंने जो भाषा बोली है गलत बोली है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदुओं के खिलाफ दिए गए बयान से देश भर में जहां बवाल मचा हुआ, वहां महापौर कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने नगर निगम मुख्यालय के बाहर दर्जनों पार्षदों के साथ मिलकर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका है। महापौर प्रमिला पांडे ने कहा कि राहुल गांधी इस गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय से ही राहुल गांधी ने देश की जनता को अपने बयानों से लुभाने का काम किया। वहीं उन्होंने राहुल की चुटकी लेते हुए कहा कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव के दौरान खटाखट बोलकर जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था, अब उसी खटाखट की पोल अब खुलने वाली है। देखिए, राहुल गांधी जो हमारे हिंदू समाज पर हिंसक बताकर एक उन्होंने अपमान किया है, पूरे विश्व भर में जितने हिंदू रहते हैं उसका अपमान किया, सनातन धर्म पर कुठाराघात किया। इसके लिए आज मैंने उनका पुतला फूंका और उनका असली चेहरा पूरे देश में, पूरे विश्व में दिखाना चाहती हूँ कि जब चुनाव आता है तो कभी जनेऊ पर दिखाते हैं और कभी मंदिरों में जाकर चंदन लगाते हैं, कभी घंटा बजाते हैं जब चुनाव का टाइम, उसके बाद जब सदन में जाते हैं तो हमारे हिंदुओं का अपमान करते हैं। जब तक वो पूरे विश्व भर के हिंदुओं से माफ़ी नहीं मांगेंगे, मेरा ये उनका विरोध जारी रहेगा। और अगर नहीं माफ़ी मांगा तो मैं दिल्ली के अपने सभी हिंदुओं के साथ जाकर वहाँ भी विरोध करूँगी और जहाँ से इनका पूरा कुनबा आया है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। अब बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में संतों ने सोमवार को संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान की निंदा की और कांग्रेस नेता से माफी मांगने की बात कही है। एक संत ने कहा कि अगर उन्हें हिंदुस्तान, हिंदू और हिंदू शब्द से एलर्जी है तो उन्हें देश छोड़ देना चाहिए और वायनाड और इटली चले जाना चाहिए। वहीं दूसरे संत ने कहा कि राहुल गांधी को देश और हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। हिंदू वोटों के कारण ही उन्होंने रायबरेली में जीत हासिल की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपने भाषण में राहुल गांधी ने उस समय विवाद पैदा कर दिया जब उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा और नफरत फैलाते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं। ना रहें, वो वायनाड चले जाएं और फिर जो है इटली चले जाएं, यहाँ ना रहें। और उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर जो भी हमारे हिंदू भाइयों को कुछ भी कहेगा
तो उनके लिए सर्वप्रथम हमारे संत समाज, हमारा अखाड़ा, हमारा द्वारा पहले खड़ा हुआ है उनको जवाब देने के लिए। राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगना चाहिए, हिंदुओं से उनको माफ़ी मांगना चाहिए। ये हिंदू को हिंसा कह रहे हैं और इन्हीं हिंदुओं के दम पर ये जाकर के रायबरेली जीते हुए हैं। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। फतेहपुर जिले के बकेवर थाना क्षेत्र में हुई मां बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 पड़ोसी युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से आला कत्ल, खून से सने कपड़े व चप्पल भी बरामद किया है। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए एसपी उदय शंकर सिंह ने बताया कि ई-रिक्शा चोरी करने के दौरान परिजन जाग जाने पर आरोपियों ने ईंट से कुचलकर मां बेटी की हत्या कर दी थी। एसपी ने बताया कि 28 जून की रात को बकेवर थाना क्षेत्र के रूसी गांव निवासी माया देवी व उसके बेटे सत्यम अवस्थी की घर के अंदर हत्या कर दी गई थी। एसपी ने बताया कि नामित आरोपी की घटना के समय की लोकेशन गुजरात की पाई गई। छानबीन तथा साक्ष्य संकलन से नामित आरोपी रवि कश्यप को क्लीन चिट दी गई। बकेवर थाना पुलिस और प्रभारी इंटेलिजेंस विंग विद्या यादव और उनकी टीम में आरोपियों को ग्राम धमोली बैठका चौराहे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 3 बजे रूसी थाना बकेवर क्षेत्र अंतर्गत एक महिला और एक युवक की नृशंस तरीके से हत्या की घटना कारित की गई थी। उक्त घटना में पुलिस ने गहराई से छानबीन करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से आला कत्ल और घटना के समय पहने हुए वस्त्र, खून लगे हुए चप्पल इत्यादि बरामद किए गए। पूछताछ से स्पष्ट हुआ कि घटना का कारण ई-रिक्शा चलाते समय आपसी प्रतिद्वंदिता को लेकर ये घटना कारित की गई और आरोपी गणों द्वारा पहले ई-रिक्शा को चुराने हेतु उसकी चाबी लेने का प्रयास किया गया, जिसके विरोध में पहले महिला की इनके द्वारा नृशंस तरीके से गला दबा दिया गया और तदोपरांत पास में उपलब्ध ईंट से उनकी हत्या कारित कर दी गई। विरोध करने पर उनके पुत्र की भी हत्या कारित कर दी गई। दोनों आरोपी युवक वादी के पड़ोसी हैं, उसी गांव के रहने वाले हैं और ई-रिक्शा चलाने में आपसी प्रतिद्वंदिता और सामान्य सी दिनचर्या में आपसी कहन सुनन होने के परिणाम स्वरूप उक्त घटना कारित की गई। अब रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी के सोनभद्र में धुंधी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के ठीक बगल में स्थित निजी हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की मौत होने का मामला प्रकाश में आया। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृतका का सही प्रकार से उपचार नहीं किया गया है और कुछ बातों को हम लोगों से छुपाया गया है, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धुंधी CSC रखवा दिया गया। हॉस्पिटल जो लवा नदी के पास स्थित है, उसमें ऐसा प्रकरण सामने आया तो मैंने जांच की तो पता चला कि वो महिला कल शाम में एडमिट हुई थी और उसको गर्भवती थी और उसको ब्लीडिंग हो रही थी। तो प्रेरणा फाउंडेशन में जो भी डॉक्टर थे उन लोगों ने एडमिट किया और डिलीवरी कराई। डिलीवरी कराने के बाद उनका कहना है कि बच्चा मृत पैदा हुआ था और बच्चे को उन लोगों ने सुपुर्द कर दिया और उसको दफना दिया और जो महिला थी आगे उसका इलाज जारी था। तो 4 मिनट के अंदर ही बच्चा एक्सपायर हो गया। इसके बाद जो है उसका भी सीरियस होते जा रहा है। बोले हम उनसे कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, हाँ। जो है कि इनका मैटर गंभीर होते जा रहा है। तो बोले कि तुम शांत रहो, डॉक्टर साहब हैं। हम कहाँ है तो बताइए, भेंट कर लेते हैं उनसे, सलाह ले लेते हैं, स्वयं का आकर के देख लें। तुम घबराओ नहीं, डॉक्टर साहब है नहीं दूर रहते हैं, लेकिन हाँ वक्त आएगा तो तुरंत आप ही जाएंगे, हमको नहीं तो बुलाइए। ऐसे करते 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 डॉक्टर साहब तो आए नहीं, कंपाउंडर और 2 लेडीज़ थी, उन्हीं लोग देख रहे थे। इसी तरह 4 बजे भोर में एक्सपायर हो गई। अब जब एक्सपायर हो गई तो इसके बाद हमको भेज रहे हैं बाहर। अच्छा। हम कहें कि साइड में बुला कर बोले स्वयं का हमको बताइए। 10 साल पहले एक लड़की है 3 साल की हैं और फिर प्रेग्नेंट मतलब डिलीवरी के केस में थी। फिर हम लोग शाम को लाए थे 6 बजे करीब प्रेरणा हॉस्पिटल में। फिर
10 बजे करीब डिलीवरी हुआ। फिर डिलीवरी होने के बाद बच्चा डेथ हो गया। लड़का हुआ था लड़की? लड़का हुआ था। फिर दीदी मेरी बढ़िया थी उस समय, जब बच्चा पैदा हुआ था तब दीदी बढ़िया थी। फिर 4-5 घंटे बाद डॉक्टर लोग तो सब एक लोग शटर बंद करके अंदर बैठे थे, कंपाउंडर थे, डॉक्टर तो कोई था ही नहीं। अगली खबर बलिया से, जहां पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग को दबोचकर खुलासा किया। पुलिस ने गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, जो दुल्हन के माता पिता, बहन, भाई और दादी बनकर वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने उनके पास से लाखों के जेवर और 14,500 रुपए बरामद किए हैं। रसड़ा पुलिस ने गैंग को बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। साथ ही पकड़े गए साथियों से पूछताछ करके अब तक की वारदातों की जानकारी जुटाने में पुलिस लगी हुई है। थाना क्षेत्र रसड़ा पर वादी श्री छोटेलाल के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें इन्होंने ये आरोप लगाया था कि इनके साथ शादी के नाम पर फ्रॉड किया गया है, जिसके संबंध में तत्काल थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में अभी तक कुल 6 एक्यूज्ड को पुलिस हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के क्रम में अभी तक ये तथ्य प्रकाश में आया है कि ये लोग शादी के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड करते थे, और जो भी इस प्रकरण में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, इसके संबंध में जांच की जा रही है। और विवेचना के क्रम में जो भी लोग और इन्वॉल्व होंगे उनका नाम इसमें जो है प्रकाश में लाया जाएगा। आज इन 6 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे की जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसके संबंध में अवगत कराया जाएगा। बात अगली खबर की करते हैं। खबर जालौन से है, जहां जनपद में सही रेट और उचित मात्रा में दवाइयां लोगों को उपलब्ध हो सके, इसकी हकीकत जानने के लिए ड्रग्स इंस्पेक्टर डॉक्टर देवयानी दुबे लगातार जिले में औचक निरीक्षण कर रही है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ड्रग्स इंस्पेक्टर डॉक्टर देवयानी दुबे ने बताया कि पिछले कुछ समय से लगातार मेडिकल स्टोर और फार्मास्यूटिकल्स स्टॉक डीलरों पर निरीक्षण किया है और 182 लोगों पर अब तक छापेमारी की गई है, जिसमें 7 लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। उन्होंने कहा कि जिले में लोगों को दवाइयां गुणवत्ता के साथ उचित दर पर मिले, इसके लिए सभी संचालकों को निर्देशित किया गया है। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष में हमने करीब 182 दुकानों का निरीक्षण किया है और तकरीबन 200 नमूने हमने मार्केट से उठाए हैं। पूरे जनपद में नगरीय क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र दोनों को मिलाकर उठाए हैं। और पिछले वित्तीय वर्ष की अगर बात करें तो 14 नमूने जो हैं वो अनुमानक पाए गए थे और उनकी विवेचना करके माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया है उनके संबंध में। और ये दवाएं ज़्यादातर आपकी एंटीबायोटिक्स हैं 14 में से, और ये गैस की जो पेंटोप्राजोल है वो दवाएं। अच्छा, आगे क्या रणनीति है अभी जो शिकायत मिल रही है उसको लेकर? ये समय समय पे जैसी भी शिकायतें आती हैं उसी क्रम में छापामारी का अभियान किया जाता है और ये अकेले भी किया जाता है और मुख्यालय के निर्देश से टीम गठित करके भी अभियान किए जाते हैं। मैडम, प्रदेश में काफ़ी बृहद स्तर में लगातार डुप्लीकेट दवाइयाँ पाई जाती हैं, इस संबंध में जनपद को लेकर आपकी क्या कार्रवाई? जो ये डुप्लीकेट दवाएं पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में, उसके क्रम में मुख्यालय से हम लोगों को निर्देश जांच होता है। अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। देश में नए कानून पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, कल यानी 1 जुलाई से ही नए कानून की शुरुआत होने के बाद यूपी के कई जिलों में 250 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं। उस पर कार्रवाइयां भी शुरू कर दी गई हैं। अब आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को हटाकर बीएनएसएस और बीएसए को लागू कर पुलिस इस पर अब अमल कर रही है। लेकिन आम नागरिकों को इस नए कानून से क्या सहायता मिलेगी, इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। देश भर में पारित हुए नए कानून को लेकर चर्चा है कि आखिर इस कानून का फायदा जनता को कैसे और कब मिलेगा। भारतीय न्याय संहिता के बदलाव के बाद उसमें सजा के प्रावधानों के बदलाव से पीड़ित शख्स को इंसाफ कितनी जल्दी मिलेगा और अपराधी की कितनी कड़ी सजा होगी, इस पर चर्चा चारों तरफ है। दरअसल भारतीय कानून 2023 लागू होने के बाद भारतीय न्याय संहिता
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मायने पर गौर फरमाने की जरूरत है। नए कानून में बदली धारा 302 हत्या की जगह अब धारा 103, 307 हत्या का प्रयास की जगह अब धारा 109, 323 मारपीट की जगह अब धारा 115, 354 छेड़छाड़ की जगह अब धारा 74, 354 ए शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना की जगह अब धारा 76, 354 बी शारीरिक संस्पर्श और अश्लीलता की जगह अब धारा 75, 354 सी ताक झांक करना की जगह अब धारा 77, 354 डी पीछा करना की जगह अब धारा 78, 363 नाबालिग का अंडरण की जगह अब धारा 139, 376 बलात्कार की जगह अब धारा 64, 392 लूट की जगह अब धारा 309, 420 धोखाधड़ी की जगह अब धारा 318, 506 जान से मारने की धमकी देना की जगह अब धारा 351, 304 ए उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना की जगह अब धारा 106, 304 बी दहेज हत्या की जगह अब धारा 80, 306 आत्महत्या के लिए उकसाना की जगह अब धारा 108, 509 आत्महत्या का प्रयास करना की जगह अब धारा 79, 286 विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण की जगह अब धारा 287, 294 गाली देना या गलत इशारे करना की जगह अब धारा 296, 509 लज्जा भंग करना की जगह अब धारा 79, 324 जानबूझकर चोट पहुंचाना की जगह अब धारा 118 1, 325 गंभीर चोट पहुंचाना की जगह अब धारा 118 2, 353 लोक सेवक को डराकर रोकना की जगह अब धारा 121, 336 दूसरे के जीवन को खतरा पहुंचाना की जगह अब धारा 125, 337 मानव जीवन को खतरे वाली चोट पहुंचाना की जगह अब धारा 125 ए, 338 मानव जीवन को खतरे वाली चोट पहुंचाना की जगह अब धारा 125 बी, 341 किसी को जबरन रोकना की जगह अब धारा 126 समेत तमाम धाराओं में बदलाव कर इन्हें लागू किया गया है। जानकार बताते हैं कि महिला और बाल संबंधित अपराधों में मुलजिम को सख्त और कड़ी सजा का प्रावधान है। साथ ही कई आपराधिक कानूनों में बदलाव के साथ आम नागरिक को इंसाफ मिलना अब पहले से ज्यादा आसान होगा। नहीं, अच्छी शुरुआत है। कानून को लेकर एक नया युग का आरंभ हुआ है और जब भी कोई शुरुआत होती है, बदलाव आता है, तो कोई ना कोई आपको ऑपरेशनल परेशानियां, इम्प्लीमेंटेशन की परेशानियां आती हैं। उसको देखा जाएगा, समझा जाएगा। आईपीसी में भी अमेंडमेंट्स हुए, संविधान में भी अमेंडमेंट्स हुए। जब ज़रूरत पड़ेगी सरकार को तो इसमें भी अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। कानून कितना कामयाब होगा, नाकामयाब होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि धरातल पर वो कितना न्याय दे पाता है। और ये चीज़ समय आने वाला साल भर, 2 साल से पता चलेगा। लेकिन हाँ, कुछ नए वक्त के साथ जो नई उन्होंने उसमें जो रिफॉर्म किए हैं, जैसे उसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत, मैं पढ़ रहा था, बहुत 62 से शुरू होता है बलात्कार की धारा, बड़ा एलैबोरेट किया है, सख्त किए हैं, सज़ाएं सख्त की हैं। EFIR का जो प्रावधान किया है वो बहुत अच्छी चीज़ है,
0 FIR बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप जहाँ पर भी आपके सामने साथ कोई घटना हो, ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पर ही FIR लिखाएं। आप अपने संबंधित थाने जा सकते हैं, वहाँ उस घटना की जानकारी दे सकते हैं। लंबे समय से क्राइम की पत्रकारिता करने वाले पत्रकार परवेज अहमद का कहना है कि पुलिस को इस कानून से बल भी मिलेगा और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सख्त प्रावधान है। संगठित अपराध में संलिप्त रहने वाले अपराधियों पर अब पुलिस पहले से ज्यादा कम समय पर उन पर शिकंजा कसकर उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकेगी। पुलिस को सीखने की जरूरत है और ऐसे में नए कानून पर काम करने के साथ उसको कायम करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। देखिए, कानूनों की जहाँ तक बात है, कानून पहले भी अच्छे थे, अब भी अच्छे हैं। नया कानून जो बना है वो थोड़ा प्रभावशाली है। उसमें एक अपराधों की सजा तय करने की एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है और यही जो सबसे बड़ी बात है, यही फायदेमंद बात है। बाकी कुछ कानून को लेकर लोगों में नाराज़गी है कि कानून बहुत सख्त है, कुछ विवाद है, कुछ विवादों की बात कर रहे हैं कि इससे पुलिस को बहुत अधिकार मिल जाएगा। लेकिन जनता के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो ये बात है कि जब भी कभी कोई अपराध हो तो उसमें त्वरित न्याय हो। और इसमें महिलाओं से जुड़े मुद्दों के लिए, भगोड़े अपराधियों के लिए, अब जो लोगों को बहला फुसलाकर यौन संबंध बनाने वाले मामले हैं, ऐसे मामलों में सज़ा की एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है कि 3 साल के अंदर इसमें सज़ा फाइनली आपको सुनानी है कि आरोपी गिल्टी है या आरोपी निर्दोष है, जो भी है वो अदालत का मामला है। तो ये एक नागरिकों के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि आप देखते ही हैं, कोई भी आदमी देख रहा है कि 10-10 साल से 15-15 साल से लोग जेलों में हैं और उसका ट्रायल भी शुरू नहीं हो पा रहा है और जमानत भी नहीं हो पा रही। पुलिस को भी नए कानून की बारीकी के बारे में जानकारी लेने के लिए एक ट्रेनिंग सेशन का दौर हो चुका है, लेकिन कई नई पहेलियां भी पुलिस के लिए चुनौती हैं। पुलिस अफसर ने बताया कि हमने नए कानून के तहत एक FIR BNS के तहत दर्ज की है, जिसकी विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस अफसर ने बताया कि जनता में हम नुक्कड़ सभाओं और कम्युनिटी प्रोग्राम्स के माध्यम से जागरूक करने का काम करेंगे। हम लोगों के लिए भी नए कानून के विषय पर काम करना और आम नागरिक को उससे रूबरू कराना बड़ी चुनौती है, जिस पर खरे उतरने के लिए हम कोशिश करेंगे। देखिए, 12 बजे रात्रि 30 जून के बाद जो भी अपराध कारित हो रहे हैं, वो जो नया कानून है जिसको माननीय संसद के द्वारा पारित किया गया है, उसके अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत वो दर्ज हो रहे हैं और पहले से जानकारी थी, तो इसके लिए वृहद प्रशिक्षण कार्यक्रम हर लेवल पे, अधिकारी लेवल पे, जो थाने में जो कंप्यूटर देखते हैं, CCTNS के इंचार्ज हैं या फिर थाने में क्राइम का काम देखते हैं, सभी को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। और साथ ही अभी भी कुछ वीडियो भी हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, जो कि वीडियो के माध्यम से भी हम सभी लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं। साथ ही पब्लिक को भी इसके अवेयरनेस के लिए भी हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं, ताकि पब्लिक को भी इस नए कानून के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। मैम, नए कानून जब से लागू हुआ है तो उसके बाद से कितने मामले अब तक आ गए? अभी देखिए, जो हमारे जोन में कल एक मामला दर्ज हुआ था आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए, और बाकी जो भी 1 जुलाई के बाद 30 जून की रात्रि के बाद से जो भी क्राइम रिपोर्ट होगा वो सभी नए कानून के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा। ट्रेनिंग सेशन का एक दौर पूरा हो चुका है, तो क्या कोई कठिनाई? देखिए, ट्रेनिंग का एक राउंड ट्रेनिंग सभी की हो चुकी है, लेकिन फिर भी जब व्यवहारिक रूप से हम लोग कार्य करते हैं तो तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पुरानी जो पुराने अभियोग हैं उनकी भी विवेचना प्रचलित है, साथ ही नए अभियोग जो पंजीकृत होंगे उनकी भी विवेचना होगी। तो व्यवहारिक दिक्कतें तो हर चीज़ में नई जब आती है तो आती हैं, परंतु हम सभी लोग इसके लिए सामना करके और जो भी चीज़ें हम लोग सीख करके और पूरा अच्छे से इसको करेंगे और सभी को प्रशिक्षित भी करेंगे। थानों पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा अपने अपने सिराहने नए कानून की किताब को लेकर कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की डोर में बंधे हैं। ऐसे में थाने की पुलिस की कार्यशैली पर पुलिसकर्मियों ने बात की। हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ने और कार्य प्रणाली को जाना। अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा कानून भारत में पूरी तरीके से बंद हो चुका है, यानी कि IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को पूरी तरीके से खत्म किया जा चुका है और इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है।
लखनऊ में इसके क्या मायने हैं, इसके लेकर के हम हजरतगंज कोतवाली में मौजूद हैं। किस तरीके की पेचीदगियां हैं ये हम दिखाएंगे। ये सेशन है, CCTNS कंट्रोल रूम है, जहां पर जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो बैठ करके काम करते हैं और इनका काम करने का जो तरीका है वो इसी से डील किया जाता है। जो पहले IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट से डील किया जाता था वो नए कानूनों से डील किया जाएगा। तमाम जो पुलिसकर्मियों की एक टीम होती है वो FIR चढ़ाती है, उसके बारे में जो जानकारियां होती है वो ऑनलाइन साझा करती है और किस तरीके से नया कानून लागू होने के बाद जो ट्रेनिंग सेशन था इनका पूरा हुआ है उसके बाद से ये तमाम लोग यहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं। हालांकि आप किताब भी देख सकते हैं, क्रिमिनल मेजर एक्ट्स, जो नए कानून की जो किताब है वो इनके सामने इसलिए भी रखी गई है ताकि अगर कोई भी पेचीदगी इनके सामने आती है तो उससे निपटा जा सके, क्योंकि लंबे समय से IPC, CRPC रन कर रही थी और उसको हटा करके नया कानून जब लागू किया गया है तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इतने सालों बाद जो नया कानून है उनको सीखा किस तरीके जाए। तो ये किताब एक जरिया है। हेड कांस्टेबल है अमित कुमार, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, कितना कठिन है आपके लिए, क्योंकि नया कानून है, तो कितनी ज़्यादा पेचीदगी है, आपने ट्रेनिंग सेशन भी किए हैं, कितना ज़्यादा सीखा? ट्रेनिंग सेशन में हमें ये बताया गया कि सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद IPC और भारतीय न्याय संहिता 2023 इसमें जो धाराएं हैं, इन दोनों धाराओं का जो तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किताब हमारे पास है। ट्रेनिंग में भी बताया गया जो भी आने वाले समय में टेक्निकल समस्याएं आ सकती हैं। अब चूँकि अभी तक यहाँ पर कोई BNS के अंतर्गत कोई FIR पंजीकृत नहीं है तो ये नहीं कह सकते कि क्या आएंगी समस्याएं, और अगर धारा से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो उसके लिए हमारे पास किताब है, इसमें तुलनात्मक चार्ट भी है और हम उसको देख सकते हैं। चूँकि IPC हमने पढ़ी है, अब नया जो कानून है इसका तुलनात्मक चार्ट देख करके भी अगर किसी भी तरीके की समस्या आती है तो उससे मदद ली जा सकती है। ज़्यादातर जो नॉन गेस्टेड पुलिसकर्मी, चाहे वो कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो या दरोगा है, उन्हीं को इन IPC, CRPC से डील करना पड़ता था। तो अब नए कानून में उसको कितनी बेहतर से डील किया जाए, ट्रेनिंग सेशन में आपको क्या सिखाया गया? ट्रेनिंग सेशन में हमें ये बताया गया कि CCTNS में स्पेशली किस तरीके से जो बदलाव किए गए उनको हम कैसे चलाएंगे, और ख़ास करके अगर किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत आती है तो किताब की मदद हम ले सकते हैं। देखिए, एक बार आपको फिर तस्वीरों में दिखा दे इस लैपटॉप के माध्यम से कि जो नए कानून में जो धाराओं से डील होगी वो किस तरीके से होगी। ये CCTNS का पोर्टल है, जो ऑनलाइन पोर्टल चलता है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में लिंक रहता है। कोई भी क्राइम नंबर अगर डालेंगे तो उसकी जो हिस्ट्री है वो पूरी ऑनलाइन पोर्टल में दिखा देती है। तो तमाम चीज़ों को लेकर के जो बदलाव किए गए थे उसको ऑनलाइन में किस तरीके से साझा करना है, इस बात की भी ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो BNS एक है, भारतीय न्याय संहिता, और BNSS, ये तीनों कानून जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किए गए हैं पिछले एक दिन में, यानी कि कल जो 1 जुलाई 2024 से ये तो तमाम कानून लागू किए गए हैं, उसमें कई FIR है और BNSS के तहत जो कार्रवाई थी वो उत्तर प्रदेश पुलिस ने की है। हालांकि ये जो प्रक्रिया है वो लंबे दौर तक चलती रहेगी, लेकिन अभी शुरुआती दौर में पुलिस कर्मियों को इससे डील करने में थोड़ी मुश्किलें जरूर आएंगी। जो पहले राउंड की जो ट्रेनिंग हुई है, ये कहा गया है अधिकारियों द्वारा कि अभी जो ट्रेनिंग का दौर है वो और किया जाएगा, लेकिन जो अलग अलग जिलों में जो FIR दर्ज हुई है, जो अलग अलग BNS की धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसमें जो लॉज है उसमें अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें चेंजेस आए हैं, उसको लेकर के कानून और ज़्यादा सख्त हुआ है। तो ज़रूर देखने की कोशिश है कि जो तमाम पुलिसकर्मी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो या किसी राज्य के हो, वो BNS को लेकर के और BNSS को लेकर के किस तरीके की आगे कार्रवाई करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ शिवा। तो इसी रिपोर्ट के साथ देश की बात में फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का